हरे कृष्णा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, जो वेल विशर्स हैं या फिर क्रिटिक्स भी हैं, आलोचक भी हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, उस विषय पर आप ओपन माइंडेड होकर और तर्क संगत होकर इसको समझें, सुनें। और साथ में ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको धार्मिकता या अपनी श्रद्धा के अनुसार जोड़ना चाहते हैं या उसको हटाकर देखना चाहते हैं। अभी हाल ही में एक न्यूज़ वायरल हुई है, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं वी कमोटी, और उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान गाय का जो गौमूत्र है उसके औषधीय गुणों के बारे में चर्चा की, उसके बारे में बताया। तो उसके बाद ही तुरंत क्या हुआ कि जो भी बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं या फिर अन्य सोसाइटी की विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने उसके उनके ऊपर आक्षेप लगाया। उन्होंने बोला ये सूडो साइंस की बात कर रहे हैं, ब्लाइंड फेथ की बात कर रहे हैं, और साथ में बैकवर्ड थॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं, अंधभक्ति है। इस प्रकार के उन्होंने आक्षेप उनके ऊपर लगाए। तो इसके संदर्भ में मेरे 6 पॉइंट रिस्पॉन्स हैं उन सभी के लिए। तो पहला है कि जो जो उन्होंने वी कमोटी जी हैं, उन्होंने पहले उसमें उन्होंने अपने वैज्ञानिक आधार के ऊपर ही ये सभी चीज़ें बोली है। और वो पहला बताते हैं कि उनके पास 5 रिसर्च पेपर्स हैं जो टॉप 5 अमेरिकन जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। उसमें से एक नेचर करके एक उसमें भी प्रकाशित हुए हैं। साथ में वो बताते हैं कि एक पेटेंट है जो सीएसआईआर द्वारा है, जिसमें बताया गया है कि जो गौमूत्र है उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। साथ साथ में उन्होंने जो फोकस किया अपनी स्पीच में, बताते हैं कि मैं ये फोकस था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिले, और साथ में जो इंडियन काउ ब्रीड है उसको भी इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को काफ़ी फ़ायदा हो और लोग इसको अडॉप्ट करें अपने जीवन में। साथ साथ में उनका ये भी संदेश था कि जो चिकित्सा प्रणाली है उसमें भी ज़्यादा शोध की आवश्यकता है। तो ये उन्होंने अपने जो भी स्टेटमेंट दिए वो साइंटिफिक बेसिस पर ही दिए। साथ में दूसरा पॉइंट जो मेरा यहाँ पर रहेगा वो ये है कि जो लोग ऐसे आक्षेप कर रहे हैं उनके ऊपर, वी कमोटी जी के ऊपर, उनको ये समझना जरूरी है कि जो वो अपनी विचारधारा से संबंधित होकर बोल रहे हैं। उन्होंने कोई भी अपना जो स्टेटमेंट दिया है उसके पीछे कोई भी एविडेंस और प्रूफ नहीं दिया है। तो ये दर्शाता है कि वो खुद अंधभक्ति और खुद अंधविश्वास में बंधे हुए हैं। तीसरा पॉइंट, महत्वपूर्ण जो संदेश है यहाँ पर, कि हमारे समाज में, सोसाइटी में ये जानना जरूरी है कि जो ट्रेडिशनल थेरेपीज हैं उनका बहुत उपयोग रहा है ना। तो उसको एक ओपन माइंडनेस के द्वारा उसको इंक्लूड करना चाहिए। वॉट एवर इज बेस्ट, हम जो ले सकते हैं उसको हम यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे आयुर्वेदा है या फिर योगा है, जिनको इतना प्रमोशन नहीं था पहले, लेकिन अभी आप देखेंगे आधुनिक समाज में हर कोई उसको उपयोग करने में लगा हुआ है, उसको उसके बेनिफिट्स दिखाए गए। इवन अब तो इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाने लगा है। तो नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये मेरा एक तर्क रहेगा कि यहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी में ये एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। जो भी वहाँ पर लीडर्स हैं उसके, या फिर डायरेक्टर हैं या डीन्स हैं, उनको ये एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, ये कि वो अपनी जो भी विचारधारा है उसको ओपनली कह सकें, अपनी चीज़ों को रख सकें समाज के अंदर। क्योंकि उन्होंने जो बोला है वो साइंस को अंडरमाइन करने के लिए नहीं बोला, उन्होंने मोर एंड मोर एक्सप्लोरेशन की बात की है। Okay? तो ये एक पॉइंट रहेगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच शुड बी गिवन टू द प्रोफेसर्स और द बेसिकली दोज हु आर कॉम्पिटेंट इन देयर फील्ड्स। नाउ फिफ्थ पॉइंट, डायरेक्टर एज अ रोल मॉडल। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो साइंस है उसको इंटीग्रेट किया जाए ट्रेडिशन के साथ में या स्पिरिचुअलिटी के साथ में। जैसे देखा जाए तो वो एक ब्रिज बना रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो पुराना विज्ञान है, जो चिकित्सा विज्ञान है, उसको आज आधुनिक युग में यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स अ वंडरफुल एक्ट फ्रॉम हिम। एंड द सिक्स पॉइंट, जो लोग प्रस्तुत कर रहे हैं कि उनका डिमांड की रिज़ाइन कर देना चाहिए उनको अपनी पोस्ट से, वो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। ये एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा है। इससे ना तो सॉल्यूशन निकलने वाला है और ना ही इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट आने वाला है। सेकंड पॉइंट इसमें भी समझ सकते हैं कि जो पॉलिटिसाइज करना है इस मुद्दे को, कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। और साथ साथ में यह भी समझना जरूरी है कि एक कमेटी बैठे और
उस पर डिस्कशन हो, साक्ष्यों के आधार पर डिस्कशन हो, जिससे कि एक सभी के सामने एक अच्छे से जो पॉजिटिव फीडबैक है वो दिया जा सके इस संबंध में। तो अब हम आते हैं कि गौमूत्र पर जो संदेह है उसका समाधान कैसे किया जाए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जो वेस्ट है ना, तो हम देखें अगर प्रकृति में भी तो बहुत सारी चीज़ें वेस्टफुल हैं, लेकिन उनको रिसाइकिल करके यूज़ किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक को रिसाइकिल करके इस्तेमाल किया जाता है। साथ साथ में देखेंगे आप बहुत सारी मेट्रो सिटीज़ हैं जिसमें वाटर को रिट्रीट करके रिसाइकिल करके बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। साथ में इसको भी छोड़ दीजिए, इवन आपका जो स्वमूत्र है वो भी चिकित्सा के रूप में यूज़ किया जाता है। जैसे इसका जो पेटेंट है, यूरोकाइनेज एक एलिमेंट पाया जाता है मूत्र में, जो जो बहुत ही हेल्दी है, लाइफ गिविंग है, ड्रग है, किसके लिए? हार्ट पेशेंट्स के लिए। ये चाइना ने इसका पेटेंट लिया है। तो इस प्रकार से देखिए, इवन लेट प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई, वो एक बार अपने भाषण में बता रहे थे कि मैं स्वमूत्र पीता हूँ, तो उनसे उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन बताते हैं कि 100 ईयर्स तक जिए वो। तो इस प्रकार से जो चीज़ें वेस्ट लगती है, प्रकृति में वेस्ट नहीं होती, बल्कि ये कैन प्रकृति में कोई भी चीज़ वेस्टफुल नहीं है, कैन बी यूज्ड बट अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ एक्सपर्ट। तो सेकंड पॉइंट इसमें जो महत्वपूर्ण है समझने का, तो गौमूत्र क्यों नहीं, है ना? गौ देखिए, अगर हम आरओ पानी भी पीते हैं तो उसमें सारे जो एलिमेंट्स होते हैं तो सब खत्म हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। लेकिन गौमूत्र में 6 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे बताते हैं कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम एंड सोडियम। और इसके साथ साथ कोरोना टाइम्स में भी बताया गया कि सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर पाया गया जो गौमूत्र था, लोग लेते थे। तो इस प्रकार से ये सब साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साथ साथ में यह भी समझना जरूरी है कि इसके ऐतिहासिक शास्त्रीय प्रमाण भी बताए जाते हैं। वो क्या है? जैसे बताते हैं कि वैसे तो 8 मूत्र के बारे में बताया है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके चिकित्सा के रूप में यूज किया जा सकता है, सुश्रुत और चरक संहिता में बताया गया है। और लेकिन उसमें बताया गौमूत्र सबसे श्रेष्ठ है। साथ साथ में मैं ये भी समझ पा रहा हूँ कि चैलेंजेस हो सकते हैं आजकल, जैसे गांव में तो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं इजीली, परंतु जो सिटी लाइफ में लोग रहते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका कहना रहता है कि स्मेल बहुत ज़्यादा हैविली करता है, साथ साथ में इसमें बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो उसके लिए ऑफ कोर्स आपका आजकल बायोसाइंटिस्ट ने बहुत ही अच्छी प्रोसेस के थ्रू और उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अलग अलग फ्लेवर्ड में उसको मार्केट में उपलब्ध कराया, तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें कोई बड़ी चैलेंज नहीं है अब नाउ डेज। तो ये इस्तेमाल के रूप में लिया जा सकता है। साथ साथ में इसमें जो कॉन्क्लूसिव स्टेटमेंट मैं देना चाहूँगा यह है कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं, इसलिए ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड स्पेशली, और दूसरा कह सकते हैं उनको इसका प्रयोग नहीं पता क्या है, तो इसीलिए वो अवधारणाओं में फंस जाते हैं और ऐसे ऐसे आक्षेप लगाते हैं। साथ साथ में दूसरा यह भी पॉइंट क्लियर करना जरूरी है कि जो गोमूत्र है उसको एक चिकित्सकीय प्रणाली के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ना कि सूडो साइंस के रूप में देखा जाए, है ना? और लास्ट में ऑफ कोर्स यह कोई अंधविश्वास का विषय नहीं है, यह एक प्रकृति का उपहार है जिसको बड़ी जिम्मेदारी से वैज्ञानिक तरीके से समझकर और उसको उपयोग करने की आवश्यकता है। थैंक यू। हरे कृष्णा।